हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिनकर पवार और आज हम नीट 2020 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। फिजिक्स का पूरे पेपर का सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। ये पेपर कोड H6 मेरे पास है जिसमें फिजिक्स 136 नंबर से स्टार्ट है। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा वो प्रॉब्लम यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगी, सॉल्यूशन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊँगा। मॉडरेट लेवल का पेपर है, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी हैं, बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चन हैं जो हैविली ट्रिकी हैं। एक दो क्वेश्चन छोड़ के मॉडरेट पेपर है। वन बाय वन सॉल्यूशंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 मीटर ब्रिज की ये प्रॉब्लम है। इसमें क्या दिया हुआ है, अ रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज। यहाँ पर लेफ्ट गैप में कोई रेजिस्टेंस है R और ये बैलेंस करती है, बैलेंसेस अ 10 ओम रेजिस्टेंस इन राइट गैप। राइट गैप में 10 ओम की रेजिस्टेंस है, उसको ये बैलेंस करती है। ब्रिज का जो वायर है, नीचे मान लेते हैं पूरा ब्रिज वायर है, ये जॉकी से बैलेंस होता है। ये पूरी वायर की रेजिस्टेंस 3:2 रेशो में लेंथ को डिवाइड करता है। मतलब जॉकी जो है जिस पॉइंट पर टच होता है वो वायर को 3:2 में डिवाइड करता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप दूसरी साइड से देख रहे हैं, ये मेरा लेफ्ट है, ये राइट है। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ये लेंथ का रेशो है वही डायरेक्टली मीटर ब्रिज में रेजिस्टेंस का रेशो भी होना चाहिए। तो R/10 इक्वल्स टू 3/2। सबसे पहले यहाँ से आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 30/2, मीनिंग आपको रेजिस्टेंस मिल गया 15 ओम। ये पहला काम हो गया कि ये जो अननोन रेजिस्टेंस थी जो मुझको नहीं दी हुई थी वो मैंने रेशो की हेल्प से निकाल लिया। अब इसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर। मतलब इस वायर का जो लेंथ है, अगर ये वायर मैं यहाँ पे बना लूँ तो इसका जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है। लेंथ ऑफ 1 ओम ऑफ द रेजिस्टेंस वायर, ये क्या कह रहे हैं कि ये 15 ओम का रेजिस्टेंस, 15 ओम का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट लेंथ क्या है, पूरा का पूरा 1.5 मीटर है। तो ये कह रहे हैं कि अगर 1 ओम इसमें से मैं तोड़ के निकालूं तो उसकी लेंथ क्या होगी। तो 15 ओम की 1.5 मीटर, तो 1 ओम की 1.5/15। यूनिटरी मेथड सीधे सीधे 15 ओम 1.5 मीटर में है तो 1 ओम 1.5/15 लेंथ में होगा। तो ये कितना आ जाएगा, डिवाइड करके 1/10 या फिर 10⁻⁻1। मीटर में ये लेंथ दिया है तो मीटर में ही ये लेंथ आएगा। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, जो कि लिखा हुआ है 1.0 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, 10⁻⁻1 मीटर, 1.0 10⁻⁻1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 137 पर आते हैं। 137 नंबर की प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है कि लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब ये बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की और कह रहे हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो 1.5 टाइम्स है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल हो, तो उससे 1.5 टाइम्स फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर टकराती है, एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन में इन्होंने बोला फ्रीक्वेंसी को अगर मैं हाफ कर दूं, मतलब ये इतनी फ्रीक्वेंसी थी, अब ये कह रहे हैं कि इससे हाफ कर दीजिए। तो इसका हाफ मतलब 0.75 ऑफ थ्रेशोल्ड। भाई 1.5 टाइम ऑलरेडी थी, अब 0.75 टाइम्स रह गया। मीनिंग क्या है कि ये जो म्यू डैश है, जो सेकंड केस की फ्रीक्वेंसी है, वो लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। और जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो मीनिंग ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
होगा ही नहीं। और पूछा क्या है कि इंटेंसिटी डबल कर दी है, फ्रीक्वेंसी हाफ कर दी है, तो करंट का क्या होगा। तो हम क्या बताएंगे कि इंटेंसिटी को कुछ भी करो, लेकिन फ्रीक्वेंसी जब थ्रेशोल्ड से कम है तो ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और ना ही करंट फ्लो होगा। तो क्वेश्चन में ट्रिक करने के लिए आपको बोल दिया है कि इंटेंसिटी भी डबल है, लेकिन मुझे उस पर फोकस नहीं करना, मुझे पहले बेसिक कंडीशन पे फोकस करना है कि इंटेंसिटी की बात तो बाद में आती है, पहले किसकी बात आती है, फ्रीक्वेंसी की, कि मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, वरना फोटो इफेक्ट होगा ही नहीं, चाहे इंटेंसिटी आप कितना भी बढ़ाते रहिए। तो प्रॉब्लम ये कैलकुलेटिव ना होकर के कंसेप्चुअल है कि फ्रीक्वेंसी सेकंड केस में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो फोटो इफेक्ट नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ इंटेंसिटी। नेक्स्ट प्रॉब्लम में 138 नंबर की प्रॉब्लम में हमको एक गेट्स का अरेंजमेंट बना करके दिया है। ए और बी दो इनपुट हैं और वाई आउटपुट है। क्या स्ट्रक्चर है वो देखिए। यहाँ से पहले एक नॉट गेट, ए यहाँ पर इनपुट है, एक दूसरा बी यहाँ पर इनपुट है, एक और नॉट गेट है। इन दोनों नॉट गेट्स का आउटपुट जा कर के एक आगे नॉर गेट में लगाते हैं इस तरीके से, फाइनल आउटपुट यहाँ मिलता है। आपको पूछा है कि इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ ए लगाया तो यहाँ क्या आएगा, ए बार, यहाँ बी लगाया तो यहाँ क्या आएगा, बी बार, और उसके बाद हमको क्या करना है, इसका नॉर करना है, मीनिंग ए बार प्लस बी बार का होल बार। ये क्या किया मैंने, प्लस से ए बार और बी बार का और किया, फिर पूरे पर बार कर दिया, मतलब मैंने पूरे का दोबारा से नॉट ले लिया, इसकी वजह से नॉर हो गया। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, मतलब ऊपर वाला जो बार है उसको तोड़ दीजिए, एक बार ये है, एक ऊपर वाला, बी के ऊपर भी ये बार तोड़ दीजिए, दो बार थे, ये पूरे को तोड़ के मैंने दोनों पे अलग अलग कर दिया और साथ ही साथ साइन चेंज हो जाएगा। ये डी मॉर्गन्स रूल मैं डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। किसी भी इनपुट का दो बार आप बार करते हैं तो लौट करके उतना ही आ जाता है। ए बार का बार क्या होता है, ए, बी बार का बार क्या होगा, बी। तो ए डॉट बी यानी कि ए और बी का एंड होगा, वो टेबल मैच करेगी। तो ऐसी जो एंड की जो टेबल होती है वो क्या होती है, ए बी वाई 0 0 पर 0 रहता है, 0 1 पर 0 रहता है, 1 0 पर 0 रहता है, सिर्फ 1 1 पर 1 होता है। ये एंड का टेबल है और ये मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 में आपको दी हुई हैं दो बॉडीज, मास 4 kg और 6 kg की, और एक पुली से स्ट्रिंग से पास करा के इनको हमने लटका दिया। सिंपल एटवुड मशीन का डायग्राम है इस तरीके से, एक बॉडी इधर, एक बॉडी इधर। ये सपोर्ट बनाया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन ऑब्वियसली सपोर्टेड होगा। ये 4 kg और ये 6 kg। क्या पूछा है इन्होंने, एक्सेलरेशन पूछा है सिस्टम का इन टर्म्स ऑफ g। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इसमें डायरेक्ट क्या होता है, m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी। m2 माइनस m1 मतलब 6 माइनस 4, m2 प्लस m1 मतलब 6 प्लस 4, तो 6 माइनस 4 2, 6 प्लस 4 10 इंटू जी। कितना आ जाएगा, g बाय 5। जी के टर्म्स में ये आंसर हो गया। प्रॉब्लम नंबर 140, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ये प्रॉब्लम है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो पहली चीज़ तो ये है कि इसमें फॉर्मूला डायरेक्ट ये यूज़ किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जब वेवलेंथ निकालनी होती है तो ये यूज़ करते हैं और इसका जो आंसर आता है वो नैनोमीटर में आता है। ऑलरेडी आपको लैम्डा नैनोमीटर में दिया हुआ है, कितना, 1.227 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 1.2
टू 7 अपॉन अंडर रूट वी। ऑब्वियस है ये पूरा कैंसिल होगा, डाटा पहले से ही ऐसा दिया है कि सिंप्लीफाई हो जाए। रूट वी इधर 10 पावर माइनस 2 इस तरफ ले जाओगे तो क्या बनेगा 10 टू द पावर 2। तो रूट वी की वैल्यू आएगी 10 टू द पावर 2 या फिर v की वैल्यू आएगी 10 टू द पावर 4। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा मैच कर जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 141, इसमें टेलीस्कोप की रेजोल्यूशन पावर की बात कर रहा है। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। रेजोल्यूशन पावर क्या होता है कि 1.22 इंटू लैम्डा यूज़ किया जाता है किसका, जो लाइट आ रही है उसका, और अपॉन में डायमीटर या एपर्चर कई बार फॉर्मूले में लिखा रहता है किसका, टेलीस्कोप का। तो ये आपको प्रॉब्लम में दिया है, ये प्रॉब्लम में दिया है, और फाइनल आंसर आपको निकालना है। तो कितना हो जाएगा 1.22 इंटू लैम्डा की वैल्यू 600 नैनोमीटर, तो 600 इंटू 10 पावर माइनस 9 मीटर, और डायमीटर आपको दिया है 2 मीटर। इसमें खाली इतना ध्यान रखिएगा कि ये मीटर में है तो ये भी मैंने मीटर में कन्वर्ट किया है। यहाँ से ये 300 टाइम्स कट जाएगा, 2 जीरो इसमें चली जाएगी। 3 इंटू 1.22 कितना होगा 3.66, 2 जीरो जब इसमें भेजोगे तो 10 पावर माइनस 9 का बनेगा 10 टू द पावर माइनस 7। तो सेकंड ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। SI यूनिट रेडियन में ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 142, डाइपोल का ये प्रॉब्लम है। आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, KP cos थीटा अपॉन R की वैल्यू भी आपको दी हुई है R²। ये सारी वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करना है। तो K की वैल्यू मेंशन की है उन्होंने, नहीं भी की होती तो आपको पता होना चाहिए SI यूनिट में 9 10 पावर 9। P की वैल्यू SI यूनिट्स में दी हुई है 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। कॉस थीटा 60 डिग्री थीटा दिया हुआ है तो कॉस थीटा हो जाएगा हाफ अपॉन R²। R की वैल्यू दी है 0.6 मीटर, तो ये हो जाएगा 0.6 का स्क्वायर मतलब 0.36। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, ये 8, ये पूरा 10 टू द पावर माइनस 9, 10 टू द पावर 9 कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा आपका 72 अपॉन 0.36। डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो, 36 टू जा 72, 200 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, प्रॉब्लम नंबर 143 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इंक्रीज इन विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इन अ PN जंक्शन डायोड इज ड्यू टू इंक्रीज इन फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, बोथ फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। तो इसके लिए आपको डायरेक्टली आंसर टिक करना है कि जब हम रिवर्स बायस करते हैं तो डिप्लीशन रीजन का विड्थ इंक्रीज करता है, फॉरवर्ड बायस में विड्थ डिक्रीज करता है। तो हमको प्रॉब्लम में दिया हुआ है डिप्लीशन रीजन में विड्थ इंक्रीज कर रहा है, तो ये वाला केस हमको दिया है, मतलब आंसर क्या होगा रिवर्स बायस ओनली। डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। प्रॉब्लम नंबर 144, इसमें कैपेसिटेंस हमको दिया हुआ है 40 माइक्रोफेरेड या 40 इंटू 10 पावर माइनस 6 फेरेड SI यूनिट में। इसको हम कनेक्ट करते हैं सप्लाई से, 200 वोल्ट का वोल्टेज है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या होता है 2 पाई f, तो ये 50 यहाँ रखेंगे तो ये आएगा 100 पाई, 50 इंटू 2 पाई मतलब 100 पाई, ये रेडियन पर सेकंड में हो गया। आपसे करंट की RMS वैल्यू पूछी है, तो करंट की RMS वैल्यू क्या होगी, तो I होगा V अपॉन XC। XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कितना होता है 1 अपॉन ओमेगा C। तो यहाँ 1 अपॉन ओमेगा C रखोगे तो ऊपर जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ आप SI यूनिट में पुट कर दीजिए। वोल्टेज 200, ओमेगा 100 पाई एंड कैपेसिटेंस
40 इंटू 10⁻⁻6। 4 और एक 5 डेसिमल यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, आपका ये आएगा कितना 8 पाई इन 10⁻1। सॉल्व करने के बाद 2.512 ये SI यूनिट में आएगा। क्लोजेस्ट जो ऑप्शन है आपका वो 2.51 एम्पियर, फोर्थ ऑप्शन मैच कर जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रीतम कुमार और हम सॉल्व कर रहे हैं आज नीट का पेपर। सो नेक्स्ट 145। देखो 145 बहुत ही फालतू, बहुत ही वाहियात सवाल उन्होंने पूछा हुआ था, जो था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर अ मोनोटॉमिक गैस इज। एक बात आपको पता है कि मोनोटॉमिक गैस अगर है तो फटाफट आंसर इसका एवरेज थर्मल एनर्जी कितना आएगा। सो काइनेटिक एनर्जी जो आएगा वो आएगा 3/2 kb इंटू टी। करेक्ट है, वेर kb इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर इन केल्विन। डायरेक्टली फॉर्मूला पुटिंग तो मोनोटॉमिक गैस है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो होगा उसका 3 होगा। करेक्ट है, वेल लेकिन हाँ, अगर ये सवाल पूछा होता कि द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर एनी गैस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो भी क्या आता, वो आता हमारा हाफ kBt, लेकिन इसमें क्या है मोनोटॉमिक गैस, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 146। क्या है बच्चे, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यूनिट डायमेंशन से सवाल था। टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99। बेहद ही सिंपल सवाल, 9.99 माइनस क्या पूछा है बच्चे 0.0099। सिग्निफिकेंट फिगर्स का कैलकुलेशन, मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आपको पता है, तो फटाफट क्या करोगे 9.99 को माइनस किससे करना है 0.0099। सब्ट्रैक्शन का सवाल है, सब्ट्रैक्शन में रूल क्या होता है, जो डेसिमल के बाद जितना लोवेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है आंसर में उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। आप मुझे बताइए ये 0 कर लो, 10 9 कितना बचेगा, ये होगा 1, ये बचेगा 0, ये क्या होगा 8, ये क्या होगा 9 और ये 9। तो आंसर क्या 9.801 लिखे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप ऑप्शंस देखो, जो ये डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट नंबर और यहाँ डेसिमल के बाद 4 सिग्निफिकेंट नंबर। फर्स्ट नॉन जीरो के पहले जितने भी जीरोस होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इसमें 4 इसमें 2, आंसर में क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, मतलब इतना ही होना चाहिए। अब ये 0 है, अगर ये 5 से बड़ा होता तो हमें टेंशन होता, इसलिए सिंपली क्या करेंगे हम ड्रॉप करेंगे क्योंकि यह 5 से कम है। सो फाइनल जो आंसर आना चाहिए वो होना चाहिए 9.98। करेक्ट है, जो कि बिल्कुल सही जवाब कौन सा, तीसरा ऑप्शन। चलो बालक आगे बढ़ते हैं। 147 एक बेहतरीन सवाल है, और वो क्यों बेहतरीन है आपको समझ में आएगा। पहले सवाल को आप देखो, सवाल ये कहता है कि इन अ गिटार 2 strings A and B made of same material are slightly out of tune and produce beats of frequency 6 Hz। दो गिटार के जो फ्रीक्वेंसीज हैं उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा 6। मैंने बोला है कि जब भी ऐसे सवाल आए बीट्स में करना क्या होता है, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। एन के जगह पे यहाँ क्या है बीट फ्रीक्वेंसी 6। और बीट के सवाल में सबसे मुश्किल काम यही होता है आपको ये ढूंढना कि एफ ए और एफ ई बी में बड़ा कौन और छोटा कौन। इसके अगर ये समझ में आ गया तो बीट का सवाल सॉल्व हो गया। कहता है व्हेन टेंशन इन बी इज स्लाइटली डिक्रीज्ड, ओहो टेंशन इन बी इज स्लाइटली डिक्रीज्ड द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टू 7, मतलब इसका ग्रोथ होता है। अच्छा एक मिनट सुनो, आखिर फ्रीक्वेंसी ऑफ बी क्या होगा बच्चे, आपको पता है इट इज़ 1/12 अंडर रूट टेंशन इन बी बाई म्यू। सेकेंड वायर में म्यू सेम रहेगा क्योंकि आइडेंटिकल वायर्स दोनों यूज़ करे हैं उन्होंने। एक बात मुझे बताइए साहब, एक बात तो कंफर्म है कि जब टेंशन कम करेगा तो बीट फ्रीक्वेंसी कम होगा। ओके ध्यान देना, जब टेंशन कम होगा तो इफ टेंशन डिक्रीजेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड वायर ऑल्सो डिक्रीजेस। नाउ एक बात सुनो, आगे पढ़ो। कहता है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 530 हर्ट्ज, दोनों में से एक तो दिया होना चाहिए ना, तभी सॉल्व कर लोगे ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कितना है बच्चे 530। ओके सो 530 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। इसका मतलब इतना तो कंफर्म है भाई साहब कि एफ बी का जो वैल्यू होगा वह या तो 524 हर्ट्ज होगा या तो 536 हर्ट्ज होगा, या तो 6 कम या तो 6 ज़्यादा। मैंने कई बार क्लास में बताया भी आपको कि जब भी बीट्स के सवाल आएँ आप हमेशा रिस्क ले लें अगर आपको आंसर नहीं भी आता है तो, क्योंकि आपका डिफरेंस या तो 6 से ज़्यादा होगा या तो 6 से कम होगा। और ये दोनों ऑप्शंस पक्का, ये दोनों जो ऑप्शंस आते हैं वो हमेशा आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऑप्शन रहते ही हैं। तो आंसर या तो 524 या तो 536। अब डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सा। एक बात मुझे बताइए, जब टेंशन बी में कम होता है तो फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है, करेक्ट है। व्हेन टेंशन इन बी स्लाइटली इंक्रीज्ड स्लाइटली डिक्रीज द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टू 7। अब तुम सोचो ये एफ बी है, या तो ये वाला या तो ये वाला।
जब टेंशन कम किया तो सेकंड का फ्रीक्वेंसी कम हुआ। तो तुम मुझे बताओ, अगर ये होगा आंसर, अगर आंसर 536 होगा तो 530 माइनस 536 ये 6 है, लेकिन अगर इसको क्या किया, कम किया गया, तो आप मुझे बताइए, एक बात तो कंफर्म है कि 530 माइनस 530 कितना था, 536। तो अगर 536 से कम आओगे तो 534, 535 उतना करोगे तो डिफरेंस कम हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि डिफरेंस बढ़ने वाला है। तो डिफरेंस तभी बढ़ेगा जब क्या करेगा, तुम सुनो ना, 530 माइनस 5b इज प्लस माइनस 6। अगर ये वाला कम हुआ तो जो कम कर रहा है वो खुद कम हो रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा, बढ़ेगा। समझ रहे हो तुम, जो कम कर रहा है, आखिर कम क्यों हो रहा है, टेंशन कम हो रहा है। तो अगर ये कम होगा, टेंशन कम होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। अगर ये कम होगा तो जो डिफरेंस है, जो इसको कम कर रहा है वो खुद कम हो रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा, बढ़ेगा। बिल्कुल सही है, बढ़ेगा। मतलब ये वाला यहां होगा, मतलब ये बिल्कुल क्या होगा, 530 से कम होगा। तो 530 से कम होगा मतलब 524 होगा। इसको ऐसे ही गेस करने वाले क्वेश्चन होते हैं, कोई खास मुश्किल सवाल है नहीं इसमें। एक तो कंफर्म है कि ऑप्शंस या तो 524 या तो 536, तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, 524, क्योंकि अगर 536 होता है वो कम होगा तो बीट फ्रीक्वेंसी कम होगा, ना कि बढ़ेगा। इसमें क्या बोला है, बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस इफ टेंशन डिक्रीजेस इन सेकंड वन। नेक्स्ट सवाल मॉडर्न फिजिक्स का बेहतरीन सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल, फिजिक्स का कम केमिस्ट्री का ज्यादा। ध्यान सुनिएगा भाई साहब, ये कौन सा 147, अब है 148। क्या कहता है भाई साहब सवाल, व्हेन एन यूरेनियम आइसोटोप, ओके, यूरेनियम का आइसोटोप कितना, 92 235। मॉडर्न फिजिक्स में कई बार ये क्वेश्चन आया होगा, पर्टिकुलर न्यूक्लियर फिजन में। व्हेन यूरेनियम आइसोटोप 92 235 इज बॉम्बार्डेड विथ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन 01, करेक्ट है, इट जनरेट्स क्या भाई साहब, क्रिप्टॉन, कितना एटॉमिक नंबर 36, मास नंबर कितना भाई साहब 89, 3 न्यूट्रॉन्स एंड 3 न्यूट्रॉन्स प्लस क्या, मान लो जो भी आया वो x था, हमें नहीं पता कौन सा था। ऐसे सवालों में करना क्या होता है, ये दोनों मिला के, ये तीनों का मिला के होगा, मान लो कि z है और ये a है। तुम सोचो, ये दोनों इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस एंड दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस। ऐसे ही क्वेश्चन को बैलेंस करते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल। 92 प्लस 0 92, 36 प्लस 0 36, तो जो भी z आएगा वो क्या आएगा, 92 माइनस 36 कितना 56। मतलब जो भी आपके ऑप्शंस होंगे उसमें क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर 56 होगा। इनफैक्ट मास नंबर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बस 56 वाला एक ही ऑप्शन है। कौन सा, सेकंड। करना चाहते हो तो कुछ मत करना। 235 प्लस 1 236, 89 प्लस 1 90, 236 माइनस 90 जो भी आंसर है वो कौन सा है, 144, करेक्ट है। कर लो फास्ट। अच्छा हाँ, एक बात का ध्यान देना, यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन है। अगर 3 न्यूट्रॉन है, 235 प्लस 1 236, 89 प्लस 1 नहीं, 89 प्लस 3 करना, तो 89 प्लस 3 92, और यहाँ 236 माइनस 92 करोगे वो कौन सा आएगा, 144। लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो इससे एटॉमिक नंबर के कैलकुलेशन से जो 56 आंसर आता है वो सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन में है। वेल बालक, जो नया सवाल है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, मतलब एक सवाल पढ़ के शर्म आ रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस को कैसे पूछ सकता है। हाँ भाई साहब, स्ट्रेस क्या होता है आपको पता है भाई साहब कि स्ट्रेस इज बेसिकली प्रेशर, और डायमेंशन वही होता है जो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो आप मुझे बताइए डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस इज फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स बाय एरिया का डायमेंशन, फोर्स कितना दोस्त, सबको पता है तो रटा हुआ होना चाहिए, फोर्स mlt-2 डिवाइड बाय एरिया, एरिया इज क्या, एल स्क्वायर। आप मुझे बताइए अगर एरिया एल स्क्वायर है तो स्ट्रेस मतलब प्रेशर, और प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा दोस्त, m, l ऊपर 2, l-1 ऊपर, है कि नहीं, और ये क्या आएगा t-2। तो स्ट्रेस का, इनफैक्ट ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, बहुत सारे बच्चों को प्रेशर का यूनिट डायमेंशन ऑलरेडी याद रहता है। 150 बहुत ही वाहियात सवाल, फिर से एक बहुत ही आसान सवाल, फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन। इनफैक्ट पुट करना ही नहीं है, बस फॉर्मूला आस्किंग क्वेश्चन है। द मीन फ्री पाथ फॉर ए गैस विथ मॉलिक्यूलर डायमीटर d एंड नंबर डेंसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये सबको पता है कि इट इज 1/√2 पाई n d स्क्वायर। केटीजी में डायरेक्टली फॉर्मूला रटा हुआ होता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। हाँ 151 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, देख लेना इसको। कहता है कि 151 लाइट विद एन एवरेज फ्लक्स ऑफ, ओके, लाइट विथ एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 वैट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वैट पावर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ऑब्वियसली पावर बाय एरिया क्या है, इंटेंसिटी कितना है 20 वैट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइन है कि नहीं, अरे बोल ना।
तो लाइट विथ एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 वैट पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब वहां से एनर्जी वापस आने वाली नहीं है, मोमेंटम का चेंज डबल नहीं होने वाला, मोमेंटम बस एक ही बार होगा चेंज। फॉल्स ऑन ए नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस हैविंग सरफेस एरिया ऑफ, ओके, जहां पे फॉल कर रहा है उसका एरिया कितना है दोस्त, 20 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। द एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस ड्यूरिंग अ टाइम स्पैन ऑफ 1 मिनट, ओहो टाइम कितना भाई साहब, 60 सेकेंड। क्या पूछा है, एनर्जी बताओ कितना रिसीव किया उस सरफेस ने। हुआ क्या, ध्यान से सुनो, हमारे पास एक सरफेस था, यहां से प्रकाश की किरण आई, कौन, प्रकाश की किरण आई और इसके बाद नहीं गई, तो जब नहीं गई तो सबका सब इसने ऑब्जॉर्ब करा, जब सबका सब इसने ऑब्जॉर्ब किया तो सुनो, जिसको ये सवाल समझ में नहीं आएगा तो यूनिट देख के सॉल्व कर लेता। कैसे, आप मुझे बताइए। इंटेंसिटी ये है, एरिया ये है, आपको पता है पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी इनटू एरिया, यस, तो पावर इज इंटेंसिटी 20 वैट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइन, इनटू क्या बड़े भाई, इनटू एरिया, एरिया कितना है दोस्त, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर कत्ल कर दिया एक दूसरे का, तो बोलो क्या बचा, अरे बोलना रे भाई 400 वैट। तो ये 400 वैट क्या है, ये तो पावर है। हमसे क्या पूछा, एनर्जी, अरे यार पावर इज व्हाट, पावर इज एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम, तो पावर इज जब एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम, तो इसका मतलब है पावर इज डेल्टा ई बाई डेल्टा टी, मतलब क्या, डेल्टा ई इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अरे बोल जमूरे, पावर कितना 400, टाइम कितना भाई, 1 मिनट 60 सेकेंड, कितना 6 4 24, करेक्ट, 1 2 3 24 10 का पावर 3 जूल। बोलो कौन सा आंसर, अरे बोल ना, लास्ट ऑप्शन। आसान था बिल्कुल, हाँ। इनफैक्ट ये तो मुझे सॉल्व करना था, आपको बताना था, इसलिए मैंने तो डिटेल में लिया। अगर मुझे नहीं ऐसे अगर पेपर सॉल्व करना होता तो मैं डायरेक्टली लिखता कि देखो एक बात तो कंफर्म है, एनर्जी इज इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम, टक 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 टन टन टन, 20 इंटू 20 इंटू 60 आंसर था। क्या था इसमें यार, बहुत ही सिंपल पेपर था इस साल का। चलिए नेक्स्ट करते हैं 152, एक सिंपल कन्वर्जन है, उस सिंपल कन्वर्जन पे बेस्ड एक सवाल था, आप ध्यान से सुनिए। कहता है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 बॉन्ड इन डीएनए इस 10 का पावर -20 जूल। एनर्जी रिक्वायर्ड कितना है बड़े भाई, 10 का पावर -20 जूल, ओके फाइन। अब सबसे क्या पूछा, व्हाट इज दिस वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नियरली। अरे यार कन्वर्जन करने का, तुम मुझे बताओ क्या पूछा, किसमें कन्वर्ट करने का, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 10 का पावर -19 जूल बराबर कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब कि 1 जूल का मतलब कितना, 1/1.6 10 का पावर -19 जूल। हमसे कितना पूछा है, 10 का पावर -20 जूल में कितना होगा, तो ये होगा 10 का पावर -20 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 का पावर -19। अरे प्रेम से बोलो सिया बलरामचंद्र की जय। -19 -20 10 का पावर -1 क्या आएगा, तुम सोचो, -1 नीचे आके 10, तो 1/16। अब चेक करो ऑप्शन, 1/16 इसका मतलब है 100/16 इंटू 10 का पावर -2, 100/16। अगर इसको ऐसे लिखोगे तो 100 10 का पावर -2, ये कितना आएगा 6 पॉइंट समथिंग, तो 6 पॉइंट समथिंग इन 10 का पावर -2 0.06, करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन सही, लास्ट ऑप्शन। इसमें एक्चुअली 6 तो आता ही, बस तुम्हें ना वो डेसिमल का शिफ्टिंग करना जरूरी था, और वैसे भी इतना करने की भी जरूरत नहीं थी। तुम्हें ऑलरेडी मालूम है कि अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है ना, तो डिवाइड कर दो 1.6 10 का पावर -19 से। ये तो मैंने बस थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए ले लिया है, ठीक है बच्चे। चलिए आइए, वेल बालक नया सवाल देखो, और ये बहुत ही आसान सवाल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम कितना मुश्किल पढ़ लेते हैं, जबकि सवाल बस फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन आया। स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, हाँ जी सुनिए, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कितना बच्चे, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ अ चार्ज ऑफ, ओके, चार्ज कितना है दोस्त, 3.2 इंटू 10 का पावर -7, 3.2 10 का पावर -7 कूलम। What is the magnitude of electric field at a point 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। अरे यार बाहर की बात है ना, देखो उसका रेडियस कितना है दोस्त 10, और पूछा हमसे कहाँ पे है 15 सेंटीमीटर, तो बाहर की बात है, और बाहर के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। यहाँ पूछा हुआ है आपसे R इज़ मोर देन R, तुम बताओ अगर यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर होगा तो उसके बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है बालक, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिंपली KQ बाई
आर स्क्वायर के क्यू, के कितना दोस्त 9 10 का पावर 9 इंटू क्यू, चार्ज कितना है बताओ, क्यू इज 3.2 10 का पावर कितना -7 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, देखो 15 सेंटीमीटर है हाँ, तो 15 10 का पावर -2 इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 32 10 का पावर -7। बस ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है दोस्त। 2 to 5 10 का पावर कितना -4, तुम खुद सुनो ना, -4 -7 -3 प्लस 9 10 का पावर 6। लेकिन ऊपर में देखो, ऊपर में क्या है दोस्त, अगर तुम ऊपर की कैलकुलेशन देखो तो ऐसे तो 10 का पावर 6 आएगा, लेकिन ऊपर में देखो क्या है, ऊपर में बचेगा तुम्हारा 9 इंटू 32 है कि नहीं, 9 इंटू 3.2 कि 32, 3.2 10 का पावर -7, 3.2 10 का पावर -7, तो 3.2 10 का पावर -7, तो ऊपर में क्या होगा 9 इंटू 3.2 डिवाइड बाई क्या दोस्त, डिवाइड बाई 2 to 5 इंटू 10 का पावर 6। तुम खुद सोचो 9 इंटू 3.27 पॉइंट समथिंग आएगा या 27.225, ऑब्वियसली ये पावर तो 1 से कम ही होगा, मतलब 10 का पावर 6 तो नहीं होगा। तो जो अगर करेक्ट करोगे तो आंसर कितना आता है इसका 1.28 करेक्ट है, 10 का पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तुम एक्चुअली ना इसको गेस भी कर सकते हो, पता है कैसे, देखो 9 इंटू 3 27 या 27 बाई 225, 27 बाई अगर मान लो कि ये होता 27 बाई 225, इसका मतलब है कि अगर एक जीरो डाल दो तो नियरली 1 के आसपास आएगा, तो एक जीरो डालने पे आएगा ना, इसका एक जीरो कम कर दो तो कितना आ जाएगा 10 का पावर 5। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, थर्ड 1.28 10 का पावर 5। ठीक है, चलिए भाई साहब आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 154 बेहतरीन सवाल है रे ऑप्टिक्स का, प्रिज्म से, आई थिंक थिन प्रिज्म वाला सवाल है वो, है ना। चलो देखो क्या है दोस्त, A ray is incident at an angle of incidence I on one surface of a small angled prism। जैसे ही बोले ना small angled prism, समझ जाना कि वो thin prism की बात कर रहा है, ठीक है। हाँ जी, तो ये एंगल स्मॉल है, thin prism। Let ABC be the prism। A ray is incident at an angle I on one surface of a small angled prism। Okay। एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल फर्स्ट सरफेस का, यहाँ से जाएगा, रे कहाँ से कहाँ बेंड हो रही है, टुवर्ड्स नॉर्मल, क्यों, रेयर से डेंसर। इसका इफेक्टिव इंडेक्स म्यू दिया है। ये अब क्या करेगी, अगर नहीं होता रिफ्रैक्शन तो ऐसे होता, लेकिन अब कैसा होगा, ऐसा होगा। ये क्या होता है भाई R1, ये क्या होता है दोस्त I। A ray is incident at an angle of incidence I on one surface of a small angle prism with angle of prism A and emerges normally from the opposite face। Oh ho, normally from the opposite face। There is no refraction, there is no deviation at the second surface, the deviation is only at the first one। If the refractive index of material of prism is mu, then the angle of incidence is nearly। अरे यार एक बात बता यार, सेकेंड सरफेस पे what is R2, angle of incidence at the second surface is equal to angle of refraction at the second surface, also known as angle of emergence, that is nothing but 0। क्यों, क्योंकि वो नॉर्मल इंसिडेंट हो गया। अगर ऐसा हुआ तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A होता है ना, बट R2 तो 0 है। तो बोलो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि R1 इज इक्वल टू A। ओके फाइन, आगे बढ़ो भाई साहब। और क्या पूछा, R1 इज इक्वल टू A। अरे देवा रे देवा, एक काम करो, फर्स्ट सरफेस पे क्या रिफ्रैक्शन हो रहा है, हाँ जी हो रहा है ना, कौन मना कर रहा है उसको रिफ्रैक्शन होने से। और अगर फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो क्या फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ तुम लगा सकते हो, हाँ। तो फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ, लेकिन एंगल अगर स्मॉल हो तो आपको पता है कि स्मॉल एंगल के लिए आप क्या लिख सकते हो, चलो पहले बड़े लिख लो। तो ये क्या आएगा, साइन ऑफ आई, फर्स्ट सरफेस पे साइन ऑफ आई, ओके, साइन ऑफ आई बाय स्नेल्स लॉ, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या, म्यू बाय एयर का 1। ये क्या आएगा बड़े भाई, बट स्मॉल एंगल के लिए साइन आई इज नियरली साइन थीटा इज नियरली थीटा, सो आई बाय R1, बट R1 इज A इज इक्वल टू क्या, म्यू। सो बोलो बालक, फाइनल आंसर क्या आएगा दोस्त, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज म्यू इंटू A। चलो क्या बहुत मुश्किल था क्या, एकदम आसान था ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं। और क्या है दोस्त, नेक्स्ट बोलो। वेल बालक, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 155, इसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि ये बात सबको पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सेमी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी कम होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, वो सबको पता है। लेकिन तो अगर बच्चा सेमी कंडक्टर के पास जाएगा तो ऑप्शन जाएगा वो या तो फर्स्ट या तो लास्ट।
लास्ट ऑप्शन देखो सेमीकंडक्टर्स ओनली, इसका मतलब है कि क्या सिर्फ सेमीकंडक्टर, लेकिन अगर भाई पहला ऑप्शन देखोगे तो वो है इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। इनफैक्ट इंसुलेटर्स का जो चेंज है टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी का वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होता है, लेकिन एनसीईआरटी ने क्लियरली मेंशन किया है कि इंसुलेटर्स का भी टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है। इसलिए आपको इसका क्या करना पड़ेगा, सिर्फ सेमीकंडक्टर नहीं है, सेमीकंडक्टर है जरूर, लेकिन साथ में इंसुलेटर्स भी ऑप्शन में आएगा। मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन फोर्थ नहीं है क्योंकि उसमें ओनली वर्ड लगा है, इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सवाल आसान सवाल है, तुम देखना ध्यान से। अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ, बोल दूं क्या, लेंथ इज आधा मीटर, सोलेनॉइड, हाँ, हैविंग 100 टर्न्स, ओहो, हैविंग कितना बच्चे, हैविंग 100 टर्न्स, कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर, बट 2.5 एम्पियर इज 5/2 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड। अच्छा एक बात बताओ, ये सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड, नियरली अगर सेंटर की बात करोगे तो फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है बड़े भाई, कितना, मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट म्यू नॉट एन आई, सो म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट का वैल्यू बोलो 4 पाई 10⁻⁻⁷ इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एन, स्मॉल एन इज नॉट कैपिटल एन, स्मॉल एन इज नॉट द नंबर ऑफ टर्न्स, इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या बोलते हो, तो 100 बाई लेंथ 1/2 इंटू करेंट कितना दोस्त 5/2। चलो अब कैलकुलेशन करना है, क्या करोगे, टक टक, करेक्ट है। आप मुझे बताइए साहब, एक बात तो कंफर्म है कि 5 इंटू 4 पाई 20 पाई, यस 20 पाई इंटू 10⁻⁻7 + 2 -5, तो एक 0 से 10⁻5 -4, तो 2 पाई 10⁻⁻4, आए हाय 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 हाय, 3.14 इंटू 2, अरे बोल न रे, 6.28 10⁻⁻4, करेक्ट है। कैलकुलेशन आसान करना एक आर्ट है, कॉमर्स नहीं है। कैलकुलेशंस मस्ट बी शॉर्ट, क्विक एंड एक्यूरेट। वेल बालक, नया जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 157, ये था परफेक्ट गूगली और बहुत सारे बच्चे इसमें हिट विकेट हो गए होंगे, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं क्यों, सुनो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे आसान सवालों में से एक सवाल, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब, ओके, स्पेस का वॉल्यूम दिया हुआ था। अच्छा भाई साहब, सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस ऑफ वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब। आगे सुनो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या, 5 वोल्ट। मान लो कि वी डैश पोटेंशियल है, वी वॉल्यूम है, हर जगह पे 5 वोल्ट, पूरे स्पेस में 5 वोल्ट। पूछा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज, सुनो ना, अगर पोटेंशियल वेरी करता है तो बचपन से पढ़ाया गया है कि E इज इक्वल टू -dV/dr, V/r नहीं, हाँ V/r नहीं, -dV/dr, बट dV चेंज इन पोटेंशियल। अरे जब हर जगह वॉल्यूम सेम, हर जगह पोटेंशियल अगर सेम ही है तो dV चेंज ही नहीं हो रहा, और अगर पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज शून्य। तो कौन सा आंसर बोलो, आपका ऑप्शन सही होगा सेकंड वाला। लेकिन यही अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट होता ना, तो फिर हमें दिक्कत होती, तो फिर हमें 5 वोल्ट डिवाइड बाय समथिंग करना पड़ता। लेकिन हर जगह पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल ड्रॉप 0, dV इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 158 एक फिर से बेहतरीन और आसान सवाल, सुनिएगा आप। द ब्रिस्टर्स एंगल IB फॉर एन इंटरफेस शुड बी बाय ब्रिस्टर्स लॉ, बोलिए भाई साहब। बैरिस्टर साहब ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, करेक्ट है। इसका मतलब है कि थीटा इज इक्वल टू, बोल मोहनलाल, tan इनवर्स म्यू एस। अरे भाई साहब अब तुम सोचो, म्यू का वैल्यू क्या 1 से कम हो सकता है क्या, नहीं, 1 से बड़ा होगा। तो अगर 1 मिनिमम एयर का भी पकड़ ले तो tan थीटा tan इनवर्स 1 मतलब 45, तो इतना तो कंफर्म है ना कि जो भी ब्रिस्टर्स एंगल आएगा वो 45 से बड़ा होगा। तो 45 से बड़ा होगा और क्या, कहां तक जाएगा, tan थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, कितना एंगल पे 90, मतलब 45 से 90 तक। लोवेस्ट वाला वैल्यू तुम्हें याद होना जरूरी है, वो सही तुम आंसर बता पाओगे। देखो लोवेस्ट वैल्यू 45 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि म्यू का वैल्यू म्यू इज ऑलवेज मोर देन इक्वल टू 1, तो tan इनवर्स 1 लोवेस्ट वाला, tan इनवर्स 1 45, किसका होता है tan थीटा 1 45 का, तो इसलिए आंसर क्या होगा बालक, लास्ट ऑप्शन। था ना एकदम आसान सवाल। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन साहब, कैलकुलेटिव सवाल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है, कैलकुलेटिव है सिर्फ। क्या है साहब, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज मीडियम, ओके फाइन, 159। सुनो बालक, सी नॉट कैपेसिटेंस विथ एयर 6 माइक्रोफैराड, ओके,
जब दोनों प्लेट के बीच में एयर था तो कितना था कैपेसिटेंस उसका 6 माइक्रोफैराड। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम्स 30। कोई बात नहीं, विथ मीडियम व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज कंप्लीटली फील्ड इनटू द प्लेट्स तो C इज इक्वल टू K इंटू सी नॉट। जल्दी बोलो भाई साहब, K का वैल्यू कितना, C बाई सी नॉट, C कितना 30 बाई सी नॉट 6। मतलब जो डाइलेक्ट्रिक डाला है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है दोस्त, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। ओके आगे बढ़ो, तुम बताओ अब क्या पूछा हुआ, द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओहो कितना मुश्किल, पसीने आ गए, ऐसा फालतू सवाल। K इज इक्वल टू क्या, एप्साइलन बाई एप्साइलन नॉट। क्या कहते हो दोस्त, है कि नहीं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाई परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तुमसे क्या पूछा, उस डाइलेक्ट्रिक का परमिटिविटी क्या होगा, एप्साइलन नॉट K। और अब तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, कैसे, परमिटिविटी इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये तो फॉर्मूला आपको पता है। तो परमिटिविटी इन वैक्यूम बोलो भाई कितना, 8.854 10 का पावर माइनस 12, है कि नहीं। बोलो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना रे भाई 5। क्या आएगा दोस्त, 5 5 25 8 5 40 8 5 40 इंटू 2 42.8540 44। तो 44 इंटू 2 5 10 का पावर माइनस 12। अरे बोलो रे भाई क्या आएगा, चेक करो क्या क्या, 0.44। अरे लास्ट ऑप्शन 0.44 10 का पावर माइनस 10 करेक्ट है। यूनिट क्या होगा, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन माइनस 1 मीटर स्क्वायर। ओके फाइन, आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन क्या था, सिंपल कैलकुलेशन था, बहुत मुश्किल था क्या, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट सवाल 160। बालक 160 बिल्कुल ही फुल टॉस और इसको पवेलियन के बाहर मारना था आप लोगों को। द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, अरे भाई एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। जिस समय डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम उस समय एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों क्या, तुम सोचो अगर बॉडी ऐसे है, ये है 0, जब डिस्प्लेसमेंट यहाँ तो एक्सेलरेशन इधर। तुम सोचो जब डिस्प्लेसमेंट इधर तो एक्सेलरेशन इधर। जब बॉडी ऐसे जाता है उसका एक्सेलरेशन ऐसे होता है, जब बॉडी ऐसे जाता है उसका एक्सेलरेशन ऐसे होता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट के हमेशा एंटी पैरेलल ऑपोजिट। तो फेज डिफरेंस कितना 180, वैसे ही माइनस बता रहा है, करेक्ट है। तो फेज डिफरेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर एक्सेलरेशन, इधर डिस्प्लेसमेंट, माइनस में डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव में एक्सेलरेशन, प्लस में डिस्प्लेसमेंट, माइनस में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। क्या कहते हो यार, है कि नहीं। अब सुनो, तो आंसर कौन सा हुआ बताओ मुझे, 180 डिग्री फेज डिफरेंस यही हुआ। अच्छा यही पूछा होता कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का तो कितना आता, 90। क्वेश्चन नंबर 161 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 161 सी, क्वेश्चन नंबर 161 बड़ा सिंपल क्वेश्चन, इसको मैं इजी कैटेगरी में रखता हूँ इस क्वेश्चन को मैं। क्वेश्चन है, अ चार्ज पार्टिकल हैविंग अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोस्तों देके रखा है, दैट इज 7.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देके रखा है, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर -10 वोल्ट पर मीटर, करेक्ट। क्वेश्चन पूछ रहे हैं मोबिलिटी क्या है इन मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। मोबिलिटी हमको फाइंड आउट करना है। बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन है दोस्तों। मोबिलिटी का फॉर्मूला ही होता है VD/E, फॉर्मूला ही यही होता है। तो हम सॉल्व करें अगर, तो हमारे पास क्या आ रहा है बताइए, दैट इज 7.5 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर -10। सॉल्व करें दोस्तों, इसको सॉल्व करिए आप दोस्तों, ये 2.5 आ जाएगा एंड 10 टू द पावर, ये टोटल सॉल्व करें 6 आ जाएगा। तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर 6 दैट इज मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड दोस्तों। ये है क्वेश्चन और ये आंसर है हमारे पास ऑप्शन में थर्ड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 162 देखते हैं। 162 में देखो आप क्या दिया, विच आर द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर फॉर कॉपर। रो का टेम्परेचर से वेरिएशन बताना है किसके लिए, कॉपर के लिए। अब दोस्तों हमको पता है कि रो थीटा दैट इज इक्वल टू रो नॉट एंड दैट इज 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट होता है। और हमको ये भी पता है दैट इज अल्फा दैट इज पॉजिटिव होता है कंडक्टर्स के लिए। इसका मतलब है दोस्तों कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, पर ग्राफ लीनियर नहीं होगा।
ग्राफ लिनियर नहीं होगा, और अगर ग्राफ लिनियर नहीं है दोस्तों तो हमारे पास जो टेम्परेचर वर्सेस रो का जो ग्राफ है वो ऐसा आएगा। दैट इज ऑप्शन 4 दोस्तों, 162 का ऑप्शन 4 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 163 देखते हैं दोस्तों। 163 आप देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है 163। an iron rod of susceptibility मतलब ये जाइम, that is given 599, ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी हमको मालूम है, सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 12,000, मैग्नेटाइजिंग फील्ड सब्जेक्ट है दैट इज 12,000 एम्पियर पर मीटर। आगे लिखता है द परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द रॉड, हमको परमेबिलिटी बतानी है। यहाँ दोस्तों एक अगेन फॉर्मूला कट, रिलेटिव परमेबिलिटी इज 1 प्लस जाइम होता है दोस्तों, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो इसको हम म्यू आर को क्या लिख सकते हैं, दैट इज म्यू डिवाइडेड बाई म्यू नॉट एंड दैट इज 1 प्लस जाइम आ रहा है हमारे पास। तो म्यू दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट है दैट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 1 प्लस जाइम। जाइम हमारे पास कितना दोस्तों, जाइम है दोस्तों हमारे पास दैट इज 599। 599 का मतलब दोस्तों म्यू दैट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 600 इंटू 10 टू द पावर -7। तो म्यू दैट इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज 2400 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। थोड़ा सा डेसिमल को एडजस्ट करिए ऑप्शन देख के, ऑप्शन में 2.4 दिया है तो 2.4 पाई इंटू 10 टू द पावर 1000 से डिवाइड किया, 1000 से मल्टीप्लाई करिए -4, ये पार्ट आएगा दैट इज टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ऑप्शन खोज लो दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सेकंड आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा मॉडरेट कैटेगरी मानूंगा। क्यों वजह यह है कि फॉर्मूला थोड़ा याद नहीं रहता, बिकॉज बच्चे इसको थोड़ा सा लाइटली लेते इस चैप्टर को। 162 अगेन दैट इज इजी कैटेगरी, ये भी इजी कैटेगरी। आइए अब दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए स्क्रीन पे आ रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 164 ये पार्ट आता है। लिखता है कि 2 particles of mass 5 kg and 10 kg respectively are attached to the two end of the rigid rod of length 1 meter with a negligible mass। एक रॉड है, negligible mass है, मास नहीं है दोस्तों, ये बात याद रखना। यहाँ पे M1 दैट इज 5 kg और यहाँ पे हमारे पास दोस्तों दैट इज 10 kg, ये पार्ट दिया हुआ है। कहता है कि इसकी लेंथ हमारे पास 1 मीटर है। कहता है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 5 kg पार्टिकल इज नियरली एट अ डिस्टेंस ऑफ। देखो दोस्तों बड़ा सिंपल है, मैं ऐसा बोलता हूँ यहाँ से सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है ना, इसी को ओरिजिन पे ले लो, इसी को ओरिजिन पे ले लो, और मान लीजिए अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए, इसको डिस्टेंस की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास RCM दैट इज इक्वल टू आ जाएगा M1R1 दैट इज 5 इंटू 0 एंड प्लस 10 इंटू 1 एंड डिवाइडेड बाई दोस्तों हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज 5 प्लस 10 दैट इज 15। तो हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई 15 आता है। सॉल्व करें दोस्तों तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 0.67 मीटर एंड बोले तो 67 सेंटीमीटर दोस्तों आ गया। ये नहीं, ये मतलब ये मैंने लिया कि मान लीजिए अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ है और ये RCM है तो क्या आएगा, हमने इसको ही ओरिजिन पे ले लिया दोस्तों। बाइनरी सिस्टम का क्वेश्चन है तो बाइनरी सिस्टम का फॉर्मूला यूज कर लो, और लॉजिक है तो एक लाइन में आ जाता है आंसर। कौन सा ऑप्शन आया दोस्तों, 4th ऑप्शन आता है, 4th ऑप्शन आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 165 ले रहे थे और उसके पीछे जो लिया 163 वाला दोस्तों, वो भी आप मॉडरेट 164, इसको आप मॉडरेट कैटेगरी मानिए। क्या बोलें अभी, इसको पेपर ही पूरा सिंपल है, कोई कैटेगरी ही नहीं है, लेकिन फिर भी एज पर हम पेपर से कंपेयर करें उसका कैटेगरी हम लोग दे रहे हैं। 165 इजी कैटेगरी। क्वेश्चन क्या है, फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड। बहुत सही दोस्तों, एक्चुअली हमेशा याद रखना दोस्तों कि जब आप कभी ट्रांजिस्टर बनाते हैं ना तो इस बात का ख्याल रखना है कि ये देखिए, दिस इज एमीटर, दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर। 3 टर्मिनल होते हैं हमारे, ये कलेक्टर टर्मिनल, बेस टर्मिनल एंड आपको मैं तीनों एक बात बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एमीटर इज हैवीली डोप्ड, कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप्ड एंड बेस इज लाइटली डोप्ड। Volume of collector is more than emitter and volume of emitter is more than base.
एक्चुअली ट्रांजिस्टर बनाया ही जाता है बेस को थिन करके। इसका रीजन भी मैं बता देता हूं, सो दैट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर विच आर कमिंग फ्रॉम सर्किट टू एमीटर डायरेक्टली माइग्रेट टू कलेक्टर बाय पासिंग थ्रू बेस। क्योंकि बेस में जितना टाइम रहेगा मोबाइल चार्ज कैरियर, उतने ज्यादा नंबर उसके न्यूट्रल हो जाएंगे दोस्तों। इसीलिए ट्रांजिस्टर इज मेड इन सच अ वे दैट बेस इज सैंडविच्ड बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर। तो ऑप्शन पकड़ लीजिए, पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए 166 के बारे में आते हैं। 166 अब क्या बताएं, वैसा क्वेश्चन है, इजी कैटेगरी से भी कोई नीचे कैटेगरी होती ना तो मैं वो भी देता इसको। फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन अ फोर्स ऑफ 3J। फोर्स हमारे पास कितना है दोस्तों, दैट इज बोला 3J कैप न्यूटन फोर्स लग रहा है। व्हेन द फोर्स 3J न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज, और पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज दोस्तों दैट इज 2K कैप मीटर, ये पार्ट है। टॉर्क हमको याद होना चाहिए कि ये R क्रॉस F है। अगर ये R क्रॉस F है दोस्तों, तो आप देखिए टॉर्क दैट इज इक्वल टू, R की बात करें हम, दैट इज 2K कैप एंड क्रॉस 3J कैप। अब बच्चे भूल जाते हैं कि K और क्रॉस J होता क्या है। तो आपको बताया गया होगा, पढ़ाया गया होगा कि I के बाद क्या आता है, J आता है, J के बाद क्या आता है, K आता है, K के बाद क्या आता है, I। अगर आप K क्रॉस J कर रहे हो तो उल्टा घूम रहे हो, माइनस आएगा दोस्तों। क्या आएगा, -6I कैप न्यूटन मीटर। इजी कैटेगरी 166 ऑप्शन है दोस्तों, दैट इज फोर्थ, हमारे सेट का फोर्थ ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। 167 देखिए दोस्तों, कलर कोडिंग पे क्वेश्चन आया है जो बड़ा रेयर पूछा जाता, नहीं आता इन जनरल। तो कलर कोडिंग पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दैट इज दिस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये कलर दोस्तों, ये कलर आप देखिए, ये कलर दिया जा रहा है आपको, दैट इज येलो, दिस इज वॉयलेट, दिस इज ब्राउन एंड दिस इज गोल्ड। इसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रेंड पता होना चाहिए। देखिए ट्रेंड मैं यहां लिख देता हूं या यहीं लिख देता हूं, देखिए बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। हो सकता है ना दिख रहा हो नीचे, कोई बात नहीं। ये ब्लैक है 0, ब्राउन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो कैसे लेते हैं रेजिस्टेंस दोस्तों, पहला कलर Y का नंबर 4 लिखना है, दूसरा कलर वायलेट का नंबर 7 लिखना है, इनटू 10 टू द पावर तीसरा कलर है दोस्तों, एक्चुअली मैंने B लिखा है पर इसमें वर्ड में लिखा है ब्राउन, क्योंकि B से यहां पे 3 B है, ब्लैक, ब्राउन एंड ब्लू, तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए यहां ब्राउन वर्ड में लिखा है। तो ब्राउन 1 दोस्तों, यहां पावर 1 एंड प्लस माइनस टॉलरेंस ऑफ द फोर्थ कलर दैट इज 5%। तो यहां ऑप्शन आना चाहिए दोस्तों 470 ओम, 5%। एक्चुअली प्लस माइनस होता है पर ऑप्शन में माइनस कॉमा करके दिया है, चलेगा वो दोस्तों। ये ऑप्शन आता है 1, पहला ऑप्शन। इसके लिए ये ट्रेंड याद होना जरूरी है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। करेक्ट 167 दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, दैट इज 168 की बात करता हूं मैं, 168 की। 168 मॉडरेट कैटेगरी, मतलब इसको मैं क्या बोलूं, मॉडरेट कैटेगरी, ठीक है ना। 167 इजी कैटेगरी, मॉडरेट कैटेगरी। अब क्वेश्चन क्या है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। एक हाइट से एक बॉल को रिलीज नहीं किया गया, फेंका गया, किस वेलोसिटी से दोस्तों, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये ग्राउंड से टकराता है तो इसकी वेलोसिटी v है, और जिससे टकराता है वो वेलोसिटी दे रखा है 80 मीटर पर सेकेंड। कहता है कि इसकी हाइट बताओ, बिल्डिंग की हाइट बताओ। मैं एक बात बताता हूं, सीधे डाउनवर्ड को आप नेगेटिव ले लीजिए। आपके पास फॉर्मूला है v² = u² + 2gh, है ना। या तो पॉजिटिव ले लो, सारा खेल ही खत्म हो जाए, क्योंकि g भी हमारा नीचे आएगा। तो ये तो सिंपल कैटेगरी हो गई, v² = u² दैट इज 20 का होल स्क्वायर प्लस 2, g है 10 एंड दिस इज h। दोस्तों v की भी वैल्यू है कितना, 80, तो 80 का होल स्क्वायर आएगा एंड दैट इज इक्वल टू 400 एंड प्लस 20 h आता है दोस्तों। थोड़ा यहाँ साइड में ले लेता हूँ, आइए
यहां पे हमने दोस्तों किया दैट इज 6400 माइनस 400 इक्वल टू 20h, तो हमारे पास आ रहा है दैट इज 6000 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू h, हमारे पास h आता है दोस्तों 300 मीटर, और 300 मीटर का एक ही ऑप्शन है फर्स्ट, दिस इज 168। आइए 169 की बात करते हैं। 169 इसको मैं थोड़ा सा टफ कैटेगरी मानूंगा एज कंपेयर टू दिस पेपर। हाँ, मैं एक्चुअल पेपर से कंपेयर और नीट के पेपर से कंपेयर नहीं, इस पेपर में ही कंपैरिजन करें तो ये क्वेश्चन टफ कैटेगरी का माना जाएगा। A capillary tube of radius r is immersed in water and water rises in it to a height h. The mass of the water in the capillary is 5 gram. कह रहा है रेडियस कैपिलरी का r है, ascent height of liquid water is h, और जो मास दे रखा है दोस्तों 5 ग्राम दे रखा है। गुड, बहुत अच्छे। अनदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस, दूसरी कैपिलरी है हमारे पास, ये r1 एक तरह से मान लो ये r1 है और ये h1 है। R2 दे रखा है दोस्तों 2r, कहता है अनदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ 2r इज इमर्स्ड इन वाटर, द मास ऑफ वाटर, ये m1 है, तो m2 पूछ रहा है दोस्तों। बहुत अच्छे। आपको मैं बताता हूं कि हाइट रेज्ड बाय लिक्विड इन कैपिलरी का फॉर्मूला है 2t cos थीटा एंड डिवाइडेड बाय r रो g। अब इसमें टर्म क्या क्या है? T surface tension of liquid, R radius of capillary tube, root density of liquid, G acceleration due to gravity, and this is the height of ascent of liquid or descent of liquid in capillary tube। तो हो क्या रहा है दोस्तों कि इसमें मास को लाना है। एक काम करिए, इसको इस तरफ लाइए, रो h दैट इज इक्वल टू 2t cos थीटा एंड जीरो कर लीजिए, वाटर के लिए जीरो रहेगा। यहाँ आता है दोस्तों हमारे पास R और G। एक काम और करिए, रो h यहाँ पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 2t cos थीटा इंटू, कई लोगों को डायरेक्ट पता होगा दोस्तों, दोनों तरफ जब हम इसको पाई आर स्क्वायर बोले तो कैपिलरी का एरिया, कैपिलरी का क्रॉस सेक्शनल एरिया दोस्तों। इससे ये जो पूरा पार्ट है ये देखो, ये है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज मास, तो हमारे पास मास का एक एक्सप्रेशन आ गया, आर और ये आर कैंसिल, तो आप देखो मास प्रोपोर्शनल टू हमारे पास आर आ जाता है दोस्तों। टी कांस्टेंट है, आर से आर कैंसिल, इसका मतलब हम अगर बात करें तो m2 बाई m1 दैट इज r2 बाई r1 दैट इज 2r बाई r, एंड व्हाट इज m2 दैट इज m1। यहाँ ले आओ, थोड़ा सा मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आना, नहीं तो मैं एक लाइन में भी कर सकता था, क्योंकि लोगों को ये रिलेशन रटा होता है, जिसको ये रटा होगा उसका टाइम बच जाएगा। तो m2 दोस्तों कितना आया, दैट इज ट्वाइस ऑफ m1, तो m1 दोस्तों हमारे पास 5 ग्राम है, तो 10 ग्राम आंसर आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन दोस्तों आ रहा है, 169 का फोर्थ आ रहा है। टफ कैटेगरी एज कंपेयर टू दिस 2020 नीट पेपर। स्क्रीन पे क्वेश्चन देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 170 क्या है, दैट इज द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। ये क्वेश्चन नंबर 170 दोस्तों, हमारे पास जो मास है वो 0.5 ग्राम है और उससे इक्विवेलेंट एनर्जी बतानी, एनर्जी दैट इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, mc स्क्वायर दैट इज एनर्जी दैट इज इक्वल टू, मास है हमारे पास 0.5, इसको केजी में कन्वर्ट करिए -3 इंटू दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर दोस्तों, और एनर्जी जूल में दे रखा है तो बहुत ईजी है, तो ये हमारे पास आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर -4, ये डेसिमल हटाया तो यहाँ से एक पावर कम कर लिया, ये 3 3 9 इंटू 10 टू द पावर हमारे पास 16 आता है दोस्तों। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए कितना आता है, ये आ रहा है हमारे पास कितना, 5 9 45 इंटू 10 टू द पावर 12 आता है। अब ऑप्शन चेक करिए किस फॉर्म में दिया है, ओके डेसिमल दिया है, तो अगर आप यहाँ पे एक डेसिमल डालते हो इसका मतलब यहाँ एक पावर बढ़ जाएगा, इतना जूल एनर्जी आता है दोस्तों। इजी कैटेगरी, इजी और मॉडरेट, इजी में ही पूरा पेपर ही है, करेक्ट, दैट इज ऑप्शन दोस्तों आया थर्ड ऑप्शन। अब देखिए, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है 171, इसको लेके बड़ा डाउट होगा, कई सारे इंस्टीट्यूट्स में भी होगा और हो सकता है एनटी के पेपर में भी हो जाए, इसको ध्यान से सुनना जो मैं बात समझाने जा रहा हूं। ये हमारे पास पाइप है
ये स्टॉप कॉर्क है और ये हमारे पास अगेन 2 सिलेंड्रिकल हैं, दोनों की साइज एक्चुअली सेम है। ये छोटा लग रहा है तो इसको बड़ा कर लो, ये बड़ा कर लो। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना। 2 सिलेंडर ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्ट। इक्वल कैपेसिटी मतलब इनका वॉल्यूम सेम है दोस्तों। आगे लिखता है इसका एक सिलेंडर, ये बी सिलेंडर है। लिखता है कंटेन अन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे कोई आइडियल गैस भरी है और आइडियल है, याद रखना आइडियल गैस है। आइडियल अगर गैस है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे भरा हुआ है। बी इज कंप्लीटली इवैक्यूएटेड। बी जो है कंप्लीटली खाली है, वैक्यूम है उसके अंदर। द एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड। पूरा सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड का मतलब दोस्तों क्यू, हीट एक्सचेंज 0 है। और अगर मान लीजिए हम कॉर्क को ओपन करते हैं तो गैस इजीली एक्सपांड करेगी दोस्तों, और यहां पे वैक्यूम है तो ये फ्री एक्सपांसन है, ये फ्री एक्सपांसन है, फ्री एक्सपांसन। और फ्री एक्सपांसन में वर्क डन भी 0। अब बात करिए आप कि Q माइनस डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू होता है। तो Q माइनस डब्ल्यू डेल्टा यू अगर है तो Q 0 W 0 तो डेल्टा यू भी 0। अब बड़ा अजीब बात ना, Q भी 0 W भी 0 डेल्टा यू 0, तो इसको हम कौन सा प्रोसेस बोलें? दोस्तों एक बात समझो, फ्री एक्सपांसन जो है ना, मैं 2 बातें बताऊंगा। देखिए मैं अपना व्यू भी बताऊंगा और मोस्ट प्रोबेबली जो एंटी आंसर देगा वो भी बताऊंगा। एक्चुअली क्या होता है, ऐसा जो ये प्रोसेस जो है डेल्टा यू 0 साइक्लिक में भी है और आइसोथर्मल में भी है। साइक्लिक इसमें ऑप्शन नहीं है। एक्चुअली यहां आंसर एडियाबैटिक और आइसोथर्मल दोनों हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो रेस्निक हेलिडे की फिजिक्स की बुक है उसमें लिखा है कि फ्री एक्सपांसन कैन बी आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक बोथ। लेकिन थर्मली इंसुलेटेड वर्ड जो यूज किया है और आइडियल वर्ड यूज किया है, इससे हम लोग इसको एडियाबैटिक मानेंगे दोस्तों। तो एडियाबैटिक ऑप्शन दैट इज थर्ड ऑप्शन हम इसको प्रेफर करेंगे। पर मेरा ऐसा व्यू है कि इसमें दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, आइसोथर्मल एज वेल एज एडियाबैटिक। करेक्ट। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 172 यस 172। तो इसका ऑप्शन बच्चों थर्ड आया। इसको इजी कैटेगरी ही बोलेंगे, लेकिन एक डाउट है इसको लेके कि ऑप्शन कौन सा होगा। हम लोग जो आंसर दे रहे हैं वो एडियाबैटिक, लेकिन दोस्तों अगर एनटीएस को आइसोथर्मल भी दे सकता है। और सेम क्वेश्चन पूछा गया है आज ही के दिन केमिस्ट्री में, जिसमें बोला जा रहा है कि फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। उसमें ये ऑप्शन है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है और ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में है। ये क्वेश्चन आज ही के पेपर में केमिस्ट्री में पूछा गया है। ये ऑप्शन है उसमें, और पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें ये चौथा ऑप्शन है वो सही है दोस्तों। तो हम लोगों ने भी इसको एडियाबैटिक माना है। 172 की बात करते हैं। 172 देखो दोस्तों क्या है, अ स्क्रू गेज हैज लिस्ट काउंट ऑफ 0.01। लिस्ट काउंट दे रखा है 0.01 mm। बहुत अच्छे। आगे लिखता है कि एंड देयर इज 50 डिविजन्स इन इट्स सर्कुलर स्केल। नंबर ऑफ डिवीजन कितना है सर्कुलर स्केल में दोस्तों? दैट इज 50 डिवीजन है। अब कहता क्या है कि देन पिच बताइए। पहली बात, आप पिच के बारे अगर आप फॉर्मूला रट रहे हो तो आपको पता होगा कि पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ही हमारा लिस्ट काउंट होता है। लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं सॉल्व कर रहा हूं तो आपको पिच के बारे में एक लाइन बोलता हूं। जब हम स्क्रू को टाइट करते हैं ना, ऐसे टाइट करते हैं, तो स्क्रू को एक बार घुमाने में स्क्रू जितना आगे जाता है वही उसका पिच है। लिनियर डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive थ्रेड्स ऑफ स्क्रू गेज इज नोन एज पिच। तो फॉर्मूला यूज कर लो दोस्तों, तो हमारे पास पिच क्या आ जाएगा बताइए? हमारे पास पिच पूछा जा रहा है ना, हाँ पिच। तो पिच आ जाएगा दोस्तों लिस्ट काउंट दैट इज 0.01 इंटू 50। सॉल्व करोगे दोस्तों दैट इज 0.5 mm आएगा। इसका मतलब ये है कि एक पूरा राउंड स्क्रू गेज का मारोगे तो स्क्रू जो है वो 0.5 mm आगे जाएगा। करेक्ट दोस्तों। ये क्वेश्चन है 172। दोस्तों 173 देखते हैं। 173 in a Young's double slit experiment, if the separation between coherent sources is halved and the distance of the screen from the coherent source is doubled। दोस्तों ये इजी कैटेगरी। एक्चुअली फ्रिंज विथ जो है वो लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी है। लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी। क्वेश्चन कह रहा है
कि कोहेरेंट सोर्सेज इन यंग्स डबल स्लिट इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्स इज हाफ्ड एंड द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन ऑफ द कोहेरेंट सोर्स इज डबल्ड। देखिए कोहेरेंट सोर्स के बी डैश इक्वल टू लैम्डा इस डी को डबल कर रहा है और इस डी को हाफ कर रहा है। सॉल्व करिए 4 लैम्डा डी बाई डी, इसका मतलब फ्रिंज विथ दोस्तों 4 टाइम्स हो गया। क्या बताएं अब इस बार 2020 नीट को क्या बोला जाए, कोई क्वेश्चन है वेब ऑप्टिक्स का, भयंकर चैप्टर है, बहुत कुछ आ सकता था। कोई बात नहीं, अब आपको मैं लकी बोलूं कि आपका बैड लक बोलूं भगवान जाने। 174 देखो दोस्तों, 174 अ बॉडी वेट 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे बॉडी वेट कितना है 72 न्यूटन। बहुत अच्छे। आगे कहता है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब आप न्यू हाइट ही पूछ रहा है, और हाइट जो दिया है वो बोल रहा है हाइट जो है वो इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, RE/2 दिया है। हमको पता है व्हेन द height is comparable to radius of earth, effective gravity is given by formula GE 1 plus h divided by RE का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दोस्तों, mg डैश इक्वल टू mge। अब ये सब क्या होता है, सब आपको वहां नहीं करना होता है, वहां तो सीधे पता होता है ना कि यार ये वेट आ गया, तो वेट दैट इज इक्वल टू आ गया दैट इज w डिवाइडेड बाय 1 प्लस h बोले तो RE/2, RE/2 RE आता है, तो कट इसको सॉल्व करिए, दैट इज 2 ऊपर आएगा, 2w डिवाइडेड बाय 3 आता है, तो w डैश इक्वल टू 2, सरफेस पे है वेट 72 डिवाइडेड बाय 3। तो दोस्तों ये स्क्वायर है देखो यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सर्कल मारता हूँ। स्क्वायर है, स्क्वायर जब आप करोगे तो w डैश दैट इज इक्वल टू w डिवाइडेड बाय, ये दोस्तों 1/1/2 3/2 आता है, 3/2 का स्क्वायर करोगे तो 9/4 आता है यहाँ पे, तो आ जाएगा 4 इंटू 72 डिवाइडेड बाई 9, और 9 8 जा 8 4 जा, w डैश दोस्तों 32 न्यूटन आता है। दोस्तों ये स्क्वायर छूट गया था, करेक्ट होता है। 174 का ऑप्शन बच्चों हमारे पास आ रहा है, दैट इज द थर्ड ऑप्शन। ये देखिए थर्ड ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन। आइए 175 में कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करना दोस्तों। 175 देखिए क्या है, क्वेश्चन दे रखा है कि द रेशियो, अच्छा इसको किस कैटेगरी में लिया जाए, इसको थोड़ा सा मॉडरेट कैटेगरी, टफ क्या बोलेंगे, इसमें कुछ होता ही नहीं दोस्तों, ये रटा होता है बच्चों को फॉर्मूला, ये सब तुरंत हो जाता है। थोड़ा परसेंटेज चेंज में पूछा होता तो मैं टफ कैटेगरी में मानता। 175 the ratio of contribution made by electric field and magnetic field component to the intensity of an electromagnetic wave। दोस्तों इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी ऑफ EM वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन 1:1 है दोस्तों, दोनों का 50-50% कंट्रीब्यूशन है। ये बात समझना दोस्तों, इंटेंसिटी ऑफ EM वेव्स contributed equally by both electric and magnetic field, इसका रेशियो क्या आएगा, दैट इज 1:1। तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसा है, थर्ड ऑप्शन दोस्तों आएगा करेक्ट। बहुत इजी पेपर दोस्तों, बहुत इजी पेपर। मेरे हिसाब से फिजिक्स में 45 में से 42 क्वेश्चन ऐसे थे जो एक मीडियोकर बच्चा कर सकता है। मीडियोकर, टॉपर की तो मैं बात नहीं करता, मीडियोकर बच्चा आराम से कर सकता है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 176। इसमें आपको गिवन है द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ 2 सॉलिड कॉपर स्फीयर। तो एक स्फीयर ये है और एक स्फीयर ये है, इसको नाम देते थे 1 और 2, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ अ 2 सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2, इसकी रेडियस R1 एंड इसकी रेडियस R2, और आप पे एक रिलेशन गिवन है इसमें R1 इक्वल्स टू 3/2 R2। आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द हीट रेशियो, तो फार्मूला आपको यूजुअली पता होगा Q इक्वल्स टू MS डेल्टा T। अब देखो बच्चों इसमें ना मास के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको मास को ब्रेक करना पड़ेगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में। तो Q इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू S इनटू डेल्टा T। सो यहाँ से V की जगह 4/3
पाई आर क्यू इंटू रो इंटू एस इंटू डेल्टा टी। अब जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है दोनों का सॉलिड कॉपर है मतलब सेम मटेरियल है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा एस कांस्टेंट 4/3 पाई पहले से कांस्टेंट और सेम टेम्परेचर डेल्टा टी भी कांस्टेंट, तो यहाँ से आएगा क्यू डायरेक्टली अपना आर क्यू। ओके, सो हियर वी कैन सॉल्व इज Q1 अपन Q2 इक्वल्स टू R1 अपन R2। यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आएगी इसको मैं R1 लिख देता हूँ, R2 या कैपिटल में भी लिख सकते थे आप लोग, R1 इक्वल्स टू 3/2 R2। सो R1 अपन R2 यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास 3/2, ये वैल्यू पुट करते हैं और इसकी पावर कितनी थी 3, तो Q1 अपन Q2 इक्वल्स टू 3/2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 3 3 9 9 27/8। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से अपना बी ऑप्शन, तो ये हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 176। अब मैं यहाँ देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 177। ये भी यूजुअली अच्छा क्वेश्चन था और बेसिकली क्लास में आपको बताया जाता है। इसमें आपसे बोला एक सीरीज़ है, ये एल सी और आर, एल सी आर। अगर इसके अपन फेजर डायग्राम की बात करें तो फेजर डायग्राम में आप लोग ये हमारा होता है वी आर, ये वी एल और ये था वी सी, तो इसका नेट कितना आता था वी एल माइनस वी सी। तो अगर आपको याद हो तो ये वी एल माइनस वी सी और बच्चों ये वी आर, तो यहाँ से अगर हम tan फाई की बात करें तो बेटा यहाँ से आता था tan फाई इक्वल्स टू वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। इसको आप लोग लिख सकते थे आई एक्स एल माइनस का आई एक्स सी अपॉन आई आर, आई कैंसिल, तो यहाँ से tan फाई इक्वल्स टू एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। ओके, और एग्जाम में शायद आपने डायरेक्ट फार्मूला लिखा होगा, जो अच्छी बात थी। अब इसमें आपको गिवन है फर्स्ट केस कि जब उसने एल को रिमूव किया है, तो बच्चों जब एल को रिमूव करेंगे तो tan फाई कितना आएगा मेरे पास, tan फाई आ जाएगा एक्स सी अपॉन आर। मैं केवल मॉड ले रहा हूँ, समझ रहे हो, माइनस को भी नहीं देखना है, एक्स सी अपॉन आर। ओके, और सेकंड केस में जब वो इसमें आपसे बोल रहा है कि जब सी को रिमूव किया है, तो जब सी को रिमूव करेंगे तो ये एक्स सी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा tan फाई इक्वल्स टू कितना बचेगा बेटा अपना, बोलोगे एक्स सी बाई आर। अब tan फाई दोनों आपस में इक्वल हैं तो इनको भी इक्वल कर सकते हैं, तो एक्स सी बाई आर इक्वल्स टू एक्स सी बाई एक्स एल बाई आर। ठीक है, तो आर से आर कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स एल इक्वल्स टू एक्स सी। नाउ एक्स एल इक्वल्स टू एक्स सी इंडिकेट्स द सर्किट इज रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस है तो रेजोनेंस का जेड कितना होता था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब एक सेक्शन आपस में कट जाएगा। अगर ये आपस में कट जाएगा तो जेड इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास आर। ओके, और पावर फैक्टर का फार्मूला होता है cos फाई इक्वल्स टू आर अपॉन जेड, बट आर इक्वल्स टू जेड है, तो यहाँ से अपने पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 1। सो स्टूडेंट्स हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 178। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन था, इसने थोड़ा सा आपको परेशान किया होगा, लेकिन कैलकुलेशन बेस्ड था। आओ देखते हैं। अ सिलेंडर कंटेन अ हाइड्रोजन गैस एट अ प्रेशर ऑफ 249 kPa एंड टेम्परेचर इतना। चलो ठीक है, तो आपसे कह रहा है इट्स डेंसिटी। तो इक्वेशन आप लोग जानते हैं पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। सो पी इंटू वी, एन का मतलब होता था एम अपॉन एम नॉट, ये आपको याद होगा, मैंने पहले बताया भी था इसको, और आर इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी एम अपॉन वी इंटू एम नॉट आर इंटू टी। अब बच्चों एम अपॉन वी क्या होता है, अगर एम अपॉन वी देखें तो डेंसिटी होता है, तो पी इक्वल्स टू ये हो जाएगा रो आर टी अपॉन एम नॉट। तो मुझे यहाँ से क्या चाहिए था, रो की वैल्यू चाहिए थी, तो रो इक्वल्स टू हो जाएगा पी इंटू एम नॉट अपॉन आर इंटू टी। इतना लिखने के बाद हमें क्या करना था, केवल यहाँ पर वैल्यू पुट करनी थी। और अगर वैल्यू पुट करते तो देखो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना था। अब देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे रो को फाइंड करना था। प्रेशर गिवन है मेरे पास 249 kPa, तो इसको मैं कन्वर्ट करूँगा तो 10⁻³ ये हो गया। अब एम नॉट जो होता है किसका दिया है, गैस कौन सी है अपने पास, हाइड्रोजन, तो 2 इंटू ग्राम पर मोल है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ अपॉन आर की वैल्यू कितनी है इसमें, आर गिवन है बच्चों 8.3। ओके, और मुझे टेम्परेचर गिवन है 27 गिवन है,
तो यूजुअली आपको पता होगा, इसको मैं लिखूँगा 273, ठीक है। आओ तो यहाँ से देखते हैं, तो ये 249 इंटू ये 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 2/8.3 और ये कितना होगा हमारे पास, ये हो जाएगा 300, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद कुछ बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ की होगी, वो क्या है, 249 और ये 2 था, आप इसको 83 बनाएं, 83 इसको 83 बनाएं तो ये हो जाएगा 20, ये 20 होगा तो ये हमारा था 300, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, ओके। अब देखो फ़ायदा क्या हुआ, ये 3 से कैंसिल हो गया तो ये हो गया 30 और ये 3 8 जा 24, 3 2 जा 9। आपने देखा डाटा कितना उन्होंने इंटेंशनली उन्होंने डाटा दिया था ये चीज़ें सॉल्व हो जाएं। तो ये 83 से 83 कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 2.10 और 2/10 जो होता है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 0.2। तो मैं अगर ऑप्शन पे जाऊँ तो मुझे थर्ड ऑप्शन दिखता है 0.2 और इसकी यूनिट हो जाएगी kg/m³। तो बच्चों जो पेपर मेरे पास है उसके हिसाब से जो हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ओके। सो अब हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179। ये जो क्वेश्चन था बच्चों ये इलास्टिसिटी से आया हुआ था। इसमें आपसे बोला है, उसने एक वायर है, चलो एक वायर बना देते हैं। एक वायर है और वायर की जो लेंथ है ये L है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ठीक है। अब आपसे बोलता था लेंथ ऑफ द वायर इज चेंजेस टू L1। अब इसकी लेंथ को हमने चेंज कर दिया L1। तो एज इन यूजुअल आप लोग जानते हैं बहुत आसान होता है, डेल्टा L की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब L1 माइनस L, ओके। इसने आपसे पूछा था इसमें द यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस का फार्मूला कितना होता है, F/A इंटू डेल्टा L/L। तो y इक्वल्स टू F/A। अब देखो चाहो तो इसको ऐसा वैसा है वैसे ही लिख लो, ज़्यादा चेंजेस नहीं करते। तो F की जगह हो जाएगा mg/A और डेल्टा L की वैल्यू कितनी है मेरे पास, डेल्टा L की वैल्यू है L1 माइनस L, ठीक है, अपॉन L। ये L ऊपर जाएगा तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी mgl/A इंटू L1 माइनस L। तो mgl/A इंटू L1 माइनस L। जब मैं ऑप्शंस देखता हूँ तो मुझे ऑप्शन फर्स्ट एक्यूरेट लगता है, तो यहाँ से इसका आंसर आएगा ऑप्शन 1, ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। तो बहुत आसान से क्वेश्चन थे ये, उम्मीद करता हूँ आपने बना लिया होगा। और इसका लास्ट जो क्वेश्चन था बच्चों ये बहुत आसान क्वेश्चन था, थ्योरेटिकली आपने पढ़ लिया होगा। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोस मॉडल इज़ नॉट वैलिड। तो आपको पता है कि लास्ट 3 के लिए तो वैलिड है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये इसके लिए वैलिड नहीं है। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 1। थ्योरेटिकल पार्ट था, इसे एक्सप्लेन करना भी क्या ज़रूरी था, तो मैंने आपको बता ही दिया कि किसके लिए वैलिड नहीं है, जी फर्स्ट के लिए। तो यहाँ से बच्चों आपने देखा कि नीट का जो पेपर था उस हमने डिस्कस किया, तो आप अपने आंसर की से इसको चेक कर सकते हैं और अपने मार्क्स भी इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।